हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अपने क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का एक बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर जिसका नाम है इंडिया एंड इट्स नेबर्स। बच्चों, ये चैप्टर हमारे एग्ज़ाम में 8 नंबर तक की वेटेज रखता है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जब भी ये चैप्टर आप रिवाइज़ करो तो मेक श्योर कि इसमें आप अच्छे से एनसीईआरटी को ज़रूर कवर करो। तो मैं आज जो नोट्स यहाँ पर रेफ़र कर रहा हूँ ये हमारी ही बुक के नोट्स हैं और ये वो नोट्स हैं जिसमें आपको क्लास में भी मैंने पढ़ाया है। और अगर आपके पास ये नोट्स नहीं हैं तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आप एनसीईआरटी की बुक भी अपने साथ रेफ़र करने के लिए रख सकते हो या कोई भी रिफ्रेशर बुक जो आपने यूज़ करी है उसको साथ में रेफ़र कर सकते हो। पर इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज हैं जो हमें सही सही पता होने चाहिए और इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन शॉर्ट एग्जाम में आता ही आता है, राइट। तो ये चैप्टर बेसिकली इंडिया एंड इट्स नेबर्स पर बेस्ड है, जिसमें हमें देखो इंडिया के बारे में तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ ही रखा है। पूरी इंडियन इकोनॉमी में हम अपने इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में, फिर 1991 के रिफॉर्म्स, फिर उसके बाद की कहानी के बारे में हमने पढ़ लिया है। लेकिन मेनली इसमें हमें इंडिया के जो दो नेबर्स हैं, एक है चाइना और एक है पाकिस्तान, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इस चैप्टर में हमें मेनली चाइना और पाकिस्तान के बारे में ही क्वेश्चन पूछता है, या फिर क्वेश्चन जो होता है वो तीनों के कंपैरिजन पर बेस्ड पूछ सकता है। तो इस चैप्टर का ब्रेकडाउन बहुत ही सिंपल है। पहले हम चाइना का इतिहास थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद कंपैरिजन्स किया जाता है तीनों देशों के बीच पे अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम सबसे पहले इसमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताते हैं जो हमने क्लास के अंदर डिस्कस कर रखा है। वैसे तो बेसिक इंट्रोडक्शन में ये है कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं या तीनों की जर्नी जो शुरू हुई वो एक ही तरह से, एक ही प्रकार से शुरू हुई। अब कैसे, देखो, सबसे पहली चीज़, लगभग तीनों की जर्नी सेम टाइम पर शुरू हुई। इंडिया और पाकिस्तान की आपको पता है 1947 से जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद से एक मेन जर्नी शुरू हुई। और चाइना के अंदर भी जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो 1949 में इस्टेब्लिश हुआ, तो उनकी जर्नी भी लगभग 1949 से मेनली स्टार्ट हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें 5 ईयर प्लान्स, तो जैसे हम 5 ईयर प्लान्स बनाते हैं, सिमिलरली यही मॉडल पाकिस्तान में भी है, यही मॉडल चाइना में भी है। इंडिया का पहला 5 ईयर प्लान था 1951 में, पाकिस्तान का था 1956 में और चाइना का था 1953 में। तो यानी कि तीनों के 5 ईयर प्लान्स भी ऑलमोस्ट क्लोजली ही आसपास ही थे। तीसरी बात करें तो 1980s तक, बड़े ध्यान से सुनना, 1980 तक तीनों ही देशों के जो हमारा कह सकते हैं एक मेन पॉलिसी थी उसमें पब्लिक सेक्टर का रोल ज़्यादा होता था। तो ये एक कॉमन सिमिलैरिटी थी कि तीनों ही कंट्रीज़ ने पब्लिक सेक्टर को डोमिनेंट रोल दिया था 1980s तक। लेकिन 1980s के बाद मेनली चेंजेस आने शुरू हो गए क्योंकि चाइना के अंदर रिफॉर्म्स थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गए। इंडिया और पाकिस्तान में रिफॉर्म्स 1990s में हुए, जबकि चाइना में वो रिफॉर्म अर्ली 80s में हो गए थे। तो इसीलिए चाइना जो है वो आगे निकल गया, या चाइना की इकनॉमी जो है वो हमसे थोड़ा सा बेहतर करने लगी 1980s के दौर में, जो हम चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे। तो खैर, तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब एग्ज़ाम के नज़रिए से और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है चाइना की इकनॉमी के बारे में हिस्ट्री पता होना। क्योंकि देखो, जो पाकिस्तान की इकनॉमी की हिस्ट्री है वो तो काफ़ी हद तक सिमिलर है इंडिया की इकनॉमी से ही, तो उसमें कोई भी पॉइंट आपको ऐसा अलग या ज़्यादा नया नहीं मिलता। लेकिन चाइना की इकनॉमी में क्या क्या हुआ, क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या क्या कीवर्ड्स हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए। चलो, तो चाइना की इकनॉमी का पूरा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो चाइना का जो सिविलाइजेशन है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है पूरी दुनिया के अंदर। बाकी जो पीपल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना है वो इस्टेब्लिश हुई 1949 में। तो ये पहला ईयर आपको याद रखना है, हर चीज़ इसमें डेटा वाली इंपॉर्टेंट है ना। तो 1949 ये ईयर आपको याद रखना है। बात करें ज्योग्राफी की, तो चाइना जो है ईस्टर्न एशिया में सिचुएटेड है और एरिया के हिसाब से ये तीसरा सबसे बड़ा कंट्री है ना। तो ये हो गई इसके ज्योग्राफी के बारे में। और एक छोटा सा डेटा, अगर बाय चांस एमसीक्यू में पूछे तो इसका एरिया है 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश एरिया के हिसाब से और ईस्टर्न एशिया में ये लोकेटेड है। बात करें पॉपुलेशन की,
तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली क्योंकि चेंज होती रहती है, लगातार चेंज होती रहती है, तो इसीलिए पॉपुलेशन का कोई भी एग्जैक्ट डेटा आपको एज सच लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इन जनरल बस बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि चाइना जो है वो सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन द वर्ल्ड। बाकी लैंग्वेजेस की बात करें तो साइनो टिबेटियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती हैं यहाँ की लैंग्वेज, और इनकी मेजर लैंग्वेज जो है वो चाइनीज़ ही होती है ना, तो ये बात भी पता होनी चाहिए। चलो अब हम कहानी शुरू करते हैं चाइना की, जो इकनॉमी की हमने पढ़ी थी कि मेन कहानी क्या है। तो बिल्कुल हम इतिहास में चलेंगे चाइना के, और सबसे पहले आपको 1958 में लेकर चलेंगे। तो ईयर आपको याद रखना है 1958, और सबसे पहले जो वहाँ के एक कह सकते हैं सबसे बड़े क्रांतिकारी थे माओ, MAO, माओ। तो माओ साहब ने एक नया कैंपेन स्टार्ट करा वहाँ पर 1958 में, उसका नाम है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। अब आप इसके शब्दों से ही इसके मीनिंग को समझना। ग्रेट का मतलब होता है कि मतलब बहुत ही बेहतरीन, लीप का मतलब होता है छलांग, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब है आगे की तरफ एक बहुत ही बेहतरीन छलांग लगाई। अब क्या मतलब है सर इस बात का, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन क्या है ये? तो देखो, ये चाइना की इकनॉमी में माओ जो वहाँ का एक आप कह सकते हो क्रांतिकारी व्यक्ति था, उसने इंट्रोड्यूस करा, और उसका ये मानना था कि हमें चाइना के अंदर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। ये पहला कीवर्ड है, बस इसी पे फोकस करना, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि माओ ये चाहता था कि हमें छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हर प्रकार से इंडस्ट्रीज़ को लगाना है ताकि प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ग्रो होती हैं और कहीं ना कहीं इकोनॉमी ओवरऑल डेवलप करती है फास्ट तरीके से। तो यही मोटो था कि हमें अपनी इकोनॉमी को एग्रेरियन इकोनॉमी से कन्वर्ट करना है मॉडर्न इकोनॉमी में, और वो तभी होगा जब हम ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे। तो देखो उन्होंने क्या कहा, लोगों को इनकरेज करा कि आपके घर के पीछे जो बैकयार्ड है वहाँ पर भी आप चाहें छोटी सी इंडस्ट्री सेटअप करो, लेकिन इंडस्ट्री ज़रूर लगाओ। तो लोगों को प्रोत्साहित किया गया, उनको इनकरेज किया गया कि आपको इंडस्ट्रीज़ लगानी चाहिए। अच्छा, दूसरा कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर रूरल एरियाज़ में कॉम्यून्स वर स्टार्टेड। अब कॉम्यून्स क्या था? कॉम्यून्स का मतलब है कम्युनिटी। कैसे? रूरल एरियाज़ में जो लोग थे जिनके पास छोटी छोटी मान लो ज़मीन थी, उन्होंने सबने क्या करा, अपनी ज़मीन मिलाकर एक कम्युनिटी क्रिएट कर ली। तो बहुत बड़ी ज़मीन इकट्ठी हो गई, और फिर उस ज़मीन पर उन्होंने कल्टीवेशन शुरू करा, क्योंकि छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़ों पर कल्टीवेशन करना मुश्किल है। यही जब बहुत बड़ी ज़मीन होती है तो उस पर काम करना, प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये कॉम्यून्स के नाम से प्रचलित हुआ। तो ये दूसरा कीवर्ड याद रखना है कि रूरल एरियाज़ में कॉम्यून्स जो हैं वो स्टार्ट हुए। फिर देखो इसी में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कि 1958 में 26,000 कॉम्यून्स जो थे वो लगभग बन चुके थे, और जिसमें सारा फार्म पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कवर हो रहा था। तो ये एक तरह से वहाँ का दूसरा की पॉइंट बन गया। बाकी फिर GLF कैंपेन धीरे धीरे प्रॉब्लम्स में घिरने लगा, और एक बहुत ही मेजर ड्रॉट वहाँ पर हुआ चाइना के अंदर, सूखा, जिसमें 30 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई। तो फिर ये कैंपेन जो है थोड़ा सा मतलब एक तरह से एक पॉइंट पर आकर ठंडा हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये कैंपेन था GLF। खैर 2-4-5 साल बाद 1965 में फिर से माओ एक रिवॉल्यूशन लेकर आया। अब इस बार रिवॉल्यूशन का नाम था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। तो अगर आप पढ़ोगे स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन लाइन, तो 1965 में माओ इंट्रोड्यूस्ड ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, जो लगभग 10 वर्षों तक चला, 1966 से 1976। तो इसकी तो इंटरेस्टिंग बहुत ही है कहानी। अब यहाँ पर माओ ने क्या कहा, पहले तो इसका नाम समझा देता हूँ। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? प्रोलेटेरिएट वर्ड का मतलब होता है जो यंग प्रोफेशनल लोग होते हैं या यंग युवा नौजवान होते हैं, उनको प्रोलेटेरिएट कहते हैं। अब ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन का मतलब है कि मतलब सोच बदली गई, और ख़ासकर जो युवा नौजवान थे, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, उनकी सोच बदली गई। कैसे सोच बदली गई? माओ साहब कहते थे जो स्टूडेंट्स थे वहाँ के या जो प्रोफेशनल्स थे, उनको कहा जाता था कि भाई आप
कंट्री साइड पर जाओ। कंट्री साइड का मतलब होता है कि मेन सिटी से थोड़ा सा दूर हट के अलग, वहाँ पर काम सीखते थे, वहाँ पे स्किल्स डेवलप करते थे। और माओ जो था वो वहाँ पर अपने मोटिवेशनल लेक्चर्स भी देता था। तो एक तरह से जो युवा नौजवान था वो काफ़ी ज़्यादा माओ से प्रभावित होने लगा और वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया करते थे कि देखो ये ऐसे अच्छे से काम नहीं कर रही, ये ऐसे अच्छे से काम नहीं कर रहे। तो माओ ने धीरे धीरे अपने युवा नौजवानों की एक सेना तैयार कर ली। और इनफैक्ट मज़ेदार बात ये कि वो लोग एक रेड कलर की डायरी मेंटेन करते थे जिसमें माओ की बातें वो लिखा करते थे। और हर आदमी जो माओ को फॉलो करता था उसके हाथ में एक लाल किताब होने लगी, रेड डायरी होने लगी। और फिर इन लोगों को रेड आर्मी भी बुलाया जाता था। तो ये एक तरह का कल्चरल रिवॉल्यूशन था कि लोगों की, खासकर युवा नौजवानों की सोच बदली और वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते थे और वो बोलते थे या वो चाहते थे कि हम कुछ नई स्किल्स, नया काम सीखें। तो इस तरह से एक चाइना के अंदर ये रिवॉल्यूशन आया, इसको बोलते हैं ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। हालांकि इसमें भी अगर हम बात करें तो फोकस एरिया इंडस्ट्रियलाइजेशन ही था। फोकस यही था कि हमें चाइना को अब एक मॉडर्न इकोनॉमी बनाना है और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करना है। खैर, फिर ये 1976 के आसपास, 1977 में कुछ कारणों की वजह से फिर, या जो भी रीजंस थे, फिर ये रिवॉल्यूशन भी फीका पड़ गया और माओ की मृत्यु हो गई। तो फिर अल्टीमेटली जब हम 1977 के बाद, माओ की मृत्यु के बाद, लगभग 1978, ये सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखना है आपको ईयर, जब हम 1978 में पहुंचते हैं तो हुआ ये कि वहाँ की सरकार ने फिर कहा कि भैया देखो, माओ ने जो दो कैंपेन्स करी थी या जो भी बातें करी थी, अब वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई हैं। अब हम चाइना की इकनॉमी में एक नए रिफॉर्म्स लेकर आए हैं और अब जो हम कहेंगे उस हिसाब से चाइना की इकनॉमी आगे चलेगी। तो आपको ये ईयर याद रखना है। तो चाइना में जो रिफॉर्म्स आए वो आए 1978 में। तो जैसे इंडिया में आए थे 1991 में, तो चाइना में आए 1978 में, है ना। अब वो रिफॉर्म्स क्या थे, उसमें कुछ की पॉइंट्स पता होने चाहिए। पहला तो ये, हर पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, आप अपनी बुक में भी मार्क कर सकते हो। इनिशियल फेज़ में ये रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में, फॉरेन ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आए। इनिशियली 3 जगहों पर आए। अच्छा, अब देखो एग्रीकल्चर में क्या हुआ, जो कॉम्यून लैंड्स थी, है ना, जो इकट्ठी थी लैंड्स, उनको छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया और वो अलग अलग इंडिविजुअल्स को एलोकेट कर दिया। तो कॉम्यून में माओ ने क्या करवाया था, सारी छोटी छोटी लैंड को जुड़वा दिया था, लेकिन यहाँ पर वापस से उन कॉम्यून लैंड्स को तोड़कर एलोकेट कर दिया, हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा मतलब दे दिया और उसमें उनको सिर्फ यूज़ करने के लिए दिया गया था, ओनरशिप नहीं दी गई थी। तो ज़मीन सरकार की ही थी, लेकिन वो एलोकेट कर दी अलग अलग इंडिविजुअल्स को ताकि वो इस्तेमाल कर सकें, कल्टीवेशन कर सकें या काम कर सकें। इसके अलावा जो भी उस ज़मीन से इनकम होती थी वो हाउस होल्ड्स रख सकते थे, लेकिन उसके बदले में उन्हें कुछ टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा लेटर फेज़ में देखो, बाद में रिफॉर्म्स इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी पहुँचे। तो शुरू में तो एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड थे, लेकिन बाद में सेकेंड फेज़ में इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी इन रिफॉर्म्स को लाया गया। अब इसमें अगर मैं बात करूँ रिफॉर्म्स की, तो देखो मेनली प्राइवेट सेक्टर फर्म्स एंड टाउनशिप विलेजेस एंटरप्राइजेज वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स। तो पहले जो पावर पब्लिक सेक्टर के पास होती थी चाइना में भी, उसको फिर शिफ्ट कर दिया और प्राइवेट सेक्टर को ये बोला कि आप भी अब गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो। तो जो काम हमारे देश में 1991 के बाद हुआ, वो काम चाइना में 1978 में ही हो गया, प्राइवेटाइजेशन सिंपल भाषा में। फिर लिखा है, एट दिस स्टेज एंटरप्राइज ओन्ड बाय गवर्नमेंट वर मेड टू फेस कॉम्पिटिशन। तो फिर जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज थी उनको भी फिर कंपटीशन फेस करना पड़ा। तो इससे कहीं ना कहीं ओवरऑल चाइना की इकोनॉमी को बेनिफिट हुआ और प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से गवर्नमेंट की कंपनियों को कंपटीशन मिला और चाइना की इकोनॉमी जो है उसको आप कह सकते हो एक पेस मिल गया और वो ज़्यादा बेहतर तरह से ग्रो करना शुरू कर गई। अच्छा, फिर रिफॉर्म के दौरान एक और बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर पॉइंट है, या 2 इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दोनों ही पता होने चाहिए। एक तो है डुअल प्राइसिंग। अब चाइना ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मॉडल वहाँ पर निकाला डुअल प्राइसिंग का अपने रिफॉर्म प्रोसेस में। डुअल प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि प्राइस को 2 तरह से फिक्स किया गया।
पहले अगर आप पढ़ो, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर टू बाय एंड सेल फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब फार्मर्स के प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने बोला कि इंडस्ट्रीज जो हैं फार्मर से रॉ मटेरियल खरीदेंगी या इनपुट्स खरीदेंगी और वो फिक्स्ड क्वांटिटीज़ में खरीदेंगी जो पहले से सरकार ने तय करा है, और दाम भी फिक्स्ड रहेंगे जो पहले से सरकार ने तय कर दिया है। तो ये तो हो गया फिक्स्ड, लेकिन इसके अलावा दूसरी किसी भी और ट्रांजैक्शन के लिए इनपुट्स और आउटपुट्स जो हैं वो खरीदे बेचे जाएंगे मार्केट प्राइस पर, यानी कि उसमें सरकार का कोई भी रोल या कोई भी नियंत्रण नहीं था। तो जनरली प्राइसिंग के दो मॉडल होते हैं, या तो गवर्नमेंट फिक्स करती है या मार्केट फोर्सेस होते हैं। अब यहाँ पर डुअल प्राइसिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट ने भी फिक्स कर दिया फार्मर्स और इंडस्ट्रीज के बीच में जो इनपुट्स और आउटपुट्स खरीदे जाएंगे, और बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए सरकार ने मार्केट के प्राइसेस को ही बोल दिया कि वो अपने आप डिटरमाइन हो जाएंगे। तो इसीलिए इस मॉडल को बोल दिया डुअल प्राइसिंग प्रोसेस सिस्टम। अच्छा, पांचवा पॉइंट एक और रिफॉर्म्स में इंटरेस्टिंग है चाइना के अंदर, वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZ। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है, हम इंडिया में भी फॉलो करते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि सरकार किसी इलाके को SEZ घोषित कर देती है। अब उस SEZ को घोषित करने के पीछे सरकार की मंशा ये होती है कि सरकार कहती है फॉरेन इन्वेस्टर को कि भाई अगर तुम अपनी कंपनी इस एरिया में खोलते हो तो अगले 10 साल तक तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उल्टा तुम्हें सामान खरीदने के लिए हम सब्सिडीज़ देंगे और यहाँ पर तुम्हारे लिए बिजली की सुविधा भी फ्री हो जाएगी। तो ये सुन के कंपनी को लगता है अरे तो बड़ी अच्छी बात है, इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है, तो चलो अपनी कंपनी हम इस SEZ में खोल लेते हैं। और ये जनरली SEZ वो इलाके होते हैं जहाँ पर सरकार को अभी लगता है कि ये पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ डेवलपमेंट की आवश्यकता है, और अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आकर यहाँ कंपनी लगाएगा तो थोड़ा इस इलाके का भला हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ SEZ का कॉन्सेप्ट चलता है। तो यही सेम चीज़ चाइना ने 1978 में स्टार्ट करी। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए चाइना ने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अलग अलग अपने एरियाओं में सेट करे। तो ये भी मतलब एक तरह से उनके रिफॉर्म का एक अच्छा पॉइंट है। तो चाइना की इकोनॉमी में बस आप ये समझ लो 5 पॉइंट आपके लिए ऐसे हैं कि कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आए वो इसी से इर्द गिर्द पूछ सकता है। तो GLF कैंपेन हो गया, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन हो गया, चाइना के अंदर 1978 में जो रिफॉर्म्स आए 2 फेजेस में वो, और 2 स्पेशल पॉइंट्स हो गए डुअल प्राइसिंग और SEZ। अब चलते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी आपके एग्जाम के नज़रिए से ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, मतलब क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें कुछ की पॉइंट्स, कुछ बातें पता होनी चाहिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की देखो बात करें तो इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947, ये डेट हमको याद रखनी है। बाकी ईस्ट पाकिस्तान जो था उसको बाद में बांग्लादेश बना दिया गया, ये बात हमको पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी की थोड़ी सी बात करें तो पाकिस्तान साउथ एशिया में लोकेटेड है, और एरिया वाइज अगर देखा जाए तो इनका एरिया 796 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। अब 094 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। तो ये इनका बेसिकली एक तरह से कह सकते हो आप ज्योग्राफिकल डेटा पॉइंट्स हैं। बात करें पॉपुलेशन की और लैंग्वेज की, तो पॉपुलेशन क्योंकि हर बार चेंज होती रहती है तो इसका डेटा आपको ऐसा याद करने की खास ज़रूरत नहीं है। बाकी लैंग्वेज अगर हम बोलें तो उर्दू एंड इंग्लिश 2 इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अच्छा, लेकिन हमें समझना है पाकिस्तान की इकोनॉमी का इतिहास क्या रहा। तो अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स पढ़ोगे एक कंपैरेटिव व्यू लेना कि जो हमने इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट्स पढ़े थे कि क्या वो बिल्कुल सेम है या अलग है। तो आप देखोगे बिल्कुल सेम है। अब कैसे, देखो हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करा तो पाकिस्तान का भी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ही था, तो सेम पॉइंट हो गया। जिस तरह से हमने शुरू में क्या करा, अलग अलग पॉलिसीज़ अपनाई थी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होनी चाहिए और किसी भी फॉरेन इंडस्ट्री को या फॉरेन कंपटीशन को हम इंडिया में नहीं आना देना चाहते थे, और हम चाहते थे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियां ग्रो करें। सेम चीज़ पाकिस्तान की भी थी, उन्होंने भी टैरिफ लगाया बाहर की चीज़ों पर और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ के लिए पॉलिसियाँ बनाई। उसके बाद जिस तरह से हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, सिमिलरली पाकिस्तान में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, वहाँ पर भी HYV सीड्स हुए और जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। जिस तरह हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर का रोल पहले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था 70s के दौर में, तो
तो सिमिलरली पाकिस्तान के यहाँ भी पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंट रोल था और प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत सारी पाबंदियाँ थीं, बहुत सारे लाइसेंसेस थे। लेकिन फिर उसके बाद चेंज हुआ 1970s के बाद प्राइवेट सेक्टर के रोल को थोड़ा सा बढ़ाया गया, थोड़े से उनके लाइसेंसिंग को कम किया गया, पॉलिसियाँ चेंज की गई, पब्लिक सेक्टर का रोल कम किया गया और प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी सी आज़ादी मिली, सेम। लेकिन एक पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर अलग हो जाता है, वो ये कि लेट 70s तक पहुँचते पहुँचते पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन क्योंकि थोड़ा सा ख़राब थी, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट लेने पड़े वेस्टर्न नेशंस से, मिडिल ईस्ट से उनको रेमिटांसेस जो मिलते थे उस पर उनकी रिलायंस ज़्यादा हो गई थी, तो ये चीज़ उनको थोड़ा सा अलग बनाती है। चलो, तो पाकिस्तान के बारे में तो मेनली बस हमको इतनी ही बातें पता होनी चाहिए। अब जो चैप्टर हमारा यहाँ से आगे बढ़ता है वो मेनली डिपेंड करता है, जिस पर ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, कि तीनों कंट्रीज़ का हमें कंपैरिजन करना होता है। अब देखो, कंपैरिजन करने के लिए ऑब्वियसली कुछ पैरामीटर्स चाहिए, तो जो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो तो होता है डेमोग्राफिक पैरामीटर्स। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि पॉपुलेशन जो होती है वहाँ के देश की, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। तो अब देखो, ये 2022 के आंकड़े हैं जो फिलहाल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। इसमें पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वो दे रखा है आपको लगभग तीनों देशों का। एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो पॉपुलेशन तो चेंज होती रहती है, लेकिन एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अगर आप देखो तो चाइना के अंदर जो है अब पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलमोस्ट मतलब -0.01 है, या मतलब आप समझ लो ना के बराबर है। तो एवरी ईयर पॉपुलेशन ऐसा कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप देखोगे 1.89 और इंडिया में है 0.68। इसी तरह अगर आप डेंसिटी देखोगे तो डेंसिटी मतलब ये कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हैं, तो इंडिया की डेंसिटी इसमें सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देगी। तो इंडिया एक काफ़ी डेंस कंट्री है, पॉपुलेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, जगह उस हिसाब से कम है। चाइना काफ़ी कम डेंस है। सेक्स रेशियो अगर आप देखोगे कि कितनी महिलाएं हैं ओवर 1000 मेल्स, तो इसमें देखो इंडिया सबसे पीछे है, यानी कि फीमेल्स की संख्या सिर्फ 938 है एज ओवर 1000 मेल्स, जबकि चाइना में ये एक आंकड़ा 959 है और पाकिस्तान में ये आंकड़ा 982 है। फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें कि भाई फर्टिलिटी रेट ऑन एन एवरेज, फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक महिला जो अपने मेन प्रोडक्टिव एज में यानी 15 से 45 वर्ष की आयु के ब्रैकेट में होती है, तो वो ऑन एन एवरेज एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है, फर्टिलिटी रेट क्या है। तो अगर हम इसकी बात करें तो चाइना के अंदर देखो फर्टिलिटी रेट सिर्फ 1.2 है, इसीलिए पॉपुलेशन स्लो बढ़ रही है, जबकि पाकिस्तान के अंदर है 3.4 और भारत में है 2। अर्बनाइजेशन कि भाई कितना अर्बन हो रहा है इलाका, तो अर्बनाइजेशन का अगर आप रेट देखोगे तो चाइना इसमें काफ़ी आगे है 65% के आसपास, जबकि इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ 36 और 38% पर है रिलेटिवली। तो ये कुछ डेमोग्राफिक पैरामीटर्स के हिसाब से हमारा कंपैरिजन है तीनों देशों का, है ना। तो जनरली इस पर डेटा बेस्ड क्वेश्चन आता है, आपको डेटा दे देता है, बस आपको कंपैरिजन करना है। तो थोड़ा सा इसमें जब एग्जाम में अगर आपको लिखना हो तो कोई भी पॉइंट का कंपैरिजन करना हो तो आप उस पॉइंट की हेडिंग डाल के बस तीनों का कंपैरिजन कर सकते हो। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपके साथ डिस्कस करना है मुझे, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को लेकर। चाइना में बीच में 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी 1970s में। अब क्यों करी गई थी? चाइना ने ऑब्जर्व करा कि उनके देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसीलिए उन्होंने एक नियम लाए कि एक फैमिली में एक ही बच्चा होगा, 1 चाइल्ड पॉलिसी। तो 1970s में वो पॉलिसी आई, 1980s में चली, 90s में चली। फिर ये ऑब्जर्व किया कि 1 चाइल्ड पॉलिसी होने की वजह से, क्योंकि परिवार में एक ही बच्चा हो रहा है, तो धीरे धीरे चाइना की इकोनॉमी में कुछ सालों के बाद ये ऑब्जर्व हुआ कि ज़्यादातर संख्या जो है उनके लोगों की, वो अब देखो नीचे लिखा है देयर वर मोर एल्डरली पीपल इन प्रपोर्शन टू यंग पीपल। कुछ दशकों के बाद चाइना में बस या तो कुछ नौजवान हैं, बूढ़े बुजुर्ग ज़्यादा हो गए, तो फिर मजबूरन चाइना को ये पॉलिसी विड्रॉ करनी पड़ी और फिर चाइना ने इस पॉलिसी को ख़त्म करा, तो जाकर वापस से थोड़ा सा तादाद यंग लोगों की बढ़नी शुरू हुई। तो ये चाइना का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बाकी तो डेंसिटी, सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी रेट, किसी भी पॉइंट पर अगर कंपैरिजन करने के लिए बोले तो बस आप डेटा को उठा के वहाँ से पिक करके बता सकते हो कि तीनों देशों का क्या है। अच्छा, दूसरा पैरामीटर होते हैं ग्रोथ इंडिकेटर्स, कि तीनों देशों के
ग्रोथ इंडिकेटर्स के हिसाब से अब कंपैरिजन करना है। तो ग्रोथ इंडिकेटर्स के लिए हमने उठाया है एनुअल ग्रोथ ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी कितना बढ़ रहा है। तो देखो बड़ा ही इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आप पहले ब्लू कलर में 1980s का दौर देखो तो चाइना में डबल डिजिट ग्रोथ थी 10.3%, बहुत होती है डबल डिजिट, मतलब 10% ग्रो हो रहा है इकोनॉमी कितनी तेजी से। और इंडिया और पाकिस्तान की उस समय सिंगल डिजिट में थी, पाकिस्तान की तो थी 6.3 और इंडिया की तो काफ़ी कम थी 5.7। लेकिन जब हम रिसेंटली देखते हैं, ये 2022 के आंकड़ों के हिसाब से डेटा निकाल रखा है, इंडिया की ग्रोथ रेट है 7 के आसपास और चाइना की आप देखो तो मात्र 3 रह गई। तो चाइना की ग्रोथ रेट 2022 में कम हो गई। अब उसके बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की भी ग्रोथ रेट आप देखो तो 4.8 हो गई। तो कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट ये है कि 1980s में चाइना डबल डिजिट ग्रोथ पर था, हम लोग नहीं थे, लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा बदल गया है। अब अगर हम ग्रोथ रेट देखें ऑफ जीडीपी एनुअल ग्रोथ रेट, तो इंडिया का फिर भी रिलेटिवली बेहतर है एज कंपेयर टू चाइना एंड पाकिस्तान। अब इस पर भी अगर हमसे पूछ लेता है कंपैरिजन, तो हम 1980s में तीनों का क्या था वो बता सकते हैं और 2022 में तीनों का क्या था वो बता सकते हैं। तो ये भी हमको डेटा दे देता है, बस हमको अपना उसको कंपेयर करके लिखना पड़ता है। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है ताकि अगला पैरामीटर पे हम कंपैरिजन करें, पीपीपी। पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। अब परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि हर देश की करेंसी अलग है, तो हम कंपैरिजन करने के लिए जब जीडीपी मेजर करते हैं तो जीडीपी को डॉलर्स, यूएस डॉलर्स की टर्म्स में ही मेजर करते हैं। तो इस बात को बोल देते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, ताकि करेंसी को लेकर भेदभाव ना हो। हम ये ना कहें कि यार तुम्हारी करेंसी तो वीक थी, हमारी स्ट्रांग थी, इसलिए तुम्हारा जीडीपी तो तुम्हारी करेंसी में अलग है, मेरा जीडीपी मेरी करेंसी में अलग है, वो सब नहीं। अब हर कंट्री जीडीपी यूएस डॉलर की टर्म में मेजर कर रहा है। चलो अब हम कंपैरिजन करते हैं। तीसरा होता है सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर। सर सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन क्या, बताता हूँ कि किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है और वर्कफोर्स में कितना है ना। अब 3 सेक्टर्स होते हैं, ये तो हमें पता ही है। एक है एग्रीकल्चर, एक है इंडस्ट्री, एक है सर्विस, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये पूरी टेबल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो ले सकते हो। पहले अगर आप लेफ्ट पोर्शन को देखो, ये जो हरी लाइन आ रही है बीच में, हरी लाइन से इधर देखो तो ये तो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर आप देखो, इंडिया का जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान है 19%, चाइना का मात्र है 8%, पाकिस्तान का है 24%। जबकि जीडीपी में इंडस्ट्री का योगदान इंडिया में है 29%, चाइना में है 39%। तो चाइना का इंडस्ट्री सेक्टर ज़्यादा पावरफुल है और पाकिस्तान में है सिर्फ 20%। और अगर हम सर्विसेज की बात देखें तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तीनों ही देशों में लगभग 50 के आसपास है, 52, 53, 56। तो कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट बस आपको एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर में मिलेंगे। चाइना जो है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से सिंगल डिजिट में ही है, लेकिन इंडस्ट्री में पावरफुल है चाइना। तो देख रहे हो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो असर था 1978 के बाद से, वो अभी भी चाइना में दिखता है। तो चाइना की जीडीपी में इंडस्ट्रीज का रोल ज़्यादा है, एग्रीकल्चर का कम है। जबकि इंडिया पाकिस्तान में आप देखो एग्रीकल्चर का रोल फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स देखो, कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट। इंडिया के अंदर 46% जनता या वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, सबसे ज़्यादा, और फिर भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। तो देख रहे हो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का कितना सही पॉइंट नजर आ रहा है कि 46% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में लगी हुई है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इंडिया में लगे हुए हैं, पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का सबसे कम है, मात्र 19%। और वर्कफोर्स अगर हम देखें, इंडस्ट्री में है 25%, ठीक है, और सर्विसेज में है 29%, ठीक है। तो लगभग ओके हो गया। इसी तरह अगर हम चाइना के अंदर देखें तो चाइना का तीनों में ही बराबर सही वर्कफोर्स लगा हुआ है। एग्रीकल्चर में भाई ऑब्वियसली सबसे कम 23%, इंडस्ट्री में ज़्यादा है 32%, सर्विसेज में और ज़्यादा है 45%। पाकिस्तान का भी वही हाल है, देखो एग्रीकल्चर में 37% वर्कफोर्स लगा हुआ है, इंडस्ट्री में 25% लगा हुआ है और सर्विसेज में 38% लगा हुआ है। तो वर्कफोर्स कहाँ पर कितना लगा हुआ है ये वो दे रखा है। तो ये आपको डेटा बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है, टेबल दे देगा, लेकिन आपको कंपेयर करने के लिए बोल सकता है, चाहे जीडीपी के कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर, चाहे वर्कफोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर। तो किसी भी तरह का कंपैरिजन आपसे पूछे तो आपको उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो देखो एग्जाम में लिखना हो तो किस तरह से आप लिख सकते हो। सबसे पहले आप लो एग्रीकल्चर सेक्टर,
उसमें तीनों देशों की हेडिंग डाल दो, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, और फिर जिस भी देश का जो भी डेटा आपको वहाँ पर बताना है कि भाई वहाँ पर इतने % लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इतना % कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है, तो वो सब आप अंग्रेजी वहाँ पर लिख सकते हो। तो प्रेजेंटेशन का बस तरीका यही है। इसी तरह फिर नंबर 2 हेडिंग डालना, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसमें अपना चाइना का कंट्रीब्यूशन, कितने वर्कफोर्स लगे हुए हैं, इंडिया का, पाकिस्तान का बताना। फिर सर्विस सेक्टर की हेडिंग डालना, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का है, कितना वर्कफोर्स तीनों जगहों पे लगा हुआ है। तो मतलब इंग्लिश आपको उस टेबल में से बनानी पड़ेगी। ये टेबल बस जो है इसको इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए कि ये क्या है ना। तो ये एक तीसरा पैरामीटर हो गया तीनों देशों की कंपैरिजन को करने का। अच्छा, फिर चौथा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है तीनों देशों के कंपैरिजन का, ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हालांकि है तो ये तो बहुत ही मतलब क्वालिटेटिव चीज़, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, लेकिन इसके भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अब होता ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की एक वैल्यू होती है। जैसे ये वैल्यू इंडिया की है 0.644, चाइना की है 0.788, तो चाइना की थोड़ा सा बेहतर है। यानी कि जो वहाँ का इंसान है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर देखते हैं कि भाई आप कितने एजुकेटेड हो, आपकी हेल्थ कितनी अच्छी है, वेलबींग कितना अच्छा है, रहने का मतलब सब कुछ, आपकी लाइफ कैसी है, वो सब। पाकिस्तान का है 0.54, तो जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो उतनी अच्छी होती है, जितनी कम उतनी ख़राब होती है। उसी हिसाब से देशों की रैंकिंग है। तो अगर हम रैंक देखें HDI में, इंडिया की रैंक है 134, जबकि चाइना की सबसे बेस्ट रैंक है 75, पाकिस्तान की और कम रैंक है 164। तो यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जिसका क्रक्स अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, चाइना हर पैरामीटर में बेस्ट है। तो ये सिंपल क्रक्स है, लेकिन हाँ एक एक करके देख लेते हैं। ऊपर से लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितने साल हम जिएंगे, इंडिया की है 67.7, चाइना की है 78.6, पाकिस्तान की भी 66 के आसपास। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि परसेंटेज एज्ड 15 एंड अबव, कितने साल कितनी स्कूलिंग, कितने % बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं, तो इंडिया की है 6.6, जबकि चाइना की है 8.1। जीडीपी पर कैपिटा, वही $, PPP में पर पर्सन कितना जीडीपी है, इंडिया का है 6951, जबकि चाइना का है 18,025 रुपये पर पर्सन, है ना। पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, इंडिया पाकिस्तान में लगभग 22% है, चाइना में देखो 0। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, 1 साल से उम्र से कम बच्चे पैदा होने के बाद मर जाते हैं, तो इंडिया में है 26.8, पाकिस्तान में 52.5, जबकि चाइना में है सिर्फ 5.1। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, कितनी माताएं जो बच्चों को जन्म देती हैं, 1 लाख बच्चे अगर जन्म लिए तो कितनी माताओं की भी डेथ हो जाती है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। इंडिया की है 103, चाइना का है सिर्फ 23, तो चाइना इसमें सब में बेस्ट है। इसी तरह पॉपुलेशन यूजिंग इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, चाइना में 94% जो है वो अच्छी सैनिटेशन यूज़ कर रहे हैं। पॉपुलेशन विद सस्टेनेबल एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज, इसमें भी चाइना सबसे आगे 97%। परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, मतलब जिनको संपूर्ण आहार नहीं मिलता, अंडर नरिश्ड हैं बच्चे, तो इंडिया में 17% बच्चे हैं, चाइना में सिर्फ 3% बच्चे ही अंडर नरिश्ड हैं। तो चाइना मतलब बेसिकली हर पैरामीटर में अच्छा है। तो किसी भी पैरामीटर पर अगर कंपैरिजन करने के लिए आए तो वो बस वो पैरामीटर लिखकर आपको तीनों देशों के डेटा को बताना है कि क्या है। तो अलग अलग पैरामीटर्स हैं ये सारे, जिन पर बेसिकली चाइना सबसे बढ़िया है। अच्छा, फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है लिबर्टी इंडिकेटर्स को लेकर। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स तो चलो ठीक है, हो गए, लेकिन लिबर्टी इंडिकेटर्स जो है ये और मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ये बताता है कि भाई ठीक है, चलो ह्यूमन डेवलपमेंट तो हो गया, लेकिन वहाँ के देश में रहने वाले लोगों के पास आज़ादी कितनी है, लिबर्टी कितनी है ना, तो उसको बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर्स। तो इसके ना 2 एग्जाम्पल घर से रट के जाना। एक है मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शनल राइट्स गिवन टू द सिटीजन, यानी कि जो सिटीजन है उस देश के, वहाँ पर उनके पास संवैधानिक आज़ादी कितनी है, ये एक लिबर्टी इंडिकेटर है ना, ये एक अच्छी बात है। दूसरा एग्जाम्पल, एक्सटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड रूल ऑफ लॉ, कि भाई उस देश में जो न्यायपालिका है वो कितनी स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई कंट्रोल कर रहा है उसको। तो इन दोनों एग्जाम्पलों को देखते और मानते हैं कि ये लिबर्टी इंडिकेटर्स दर्शाते हैं। तो जिस देश में ज़्यादा अच्छा है,
जहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है, सिटीजन्स को प्रॉपर लिबर्टी है, तो मतलब वहाँ के लिबर्टी इंडिकेटर्स बेहतर हैं, अदरवाइज कम बेहतर है। तो ये भी मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम बता देंगे। अच्छा, अब सर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब ये होता है कि तीनों देशों की, तीनों तो नहीं, चलो इंडिया को तो नहीं, दोनों देशों की, मेनली चाइना की और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजीज जो भी हमने पढ़ी, जो इतिहास हमने पढ़ा, उसको अप्रेज करना है, मतलब अच्छा बुरा बताना है। तो देखो चाइना के बारे में तो आपको ये बताना है कि चाइना में जो 1978 की दीवार थी रिफॉर्म्स से पहले वाली, उस रिफॉर्म से पहले अगर हम देखें तो दो अच्छी बातें थी, एक खराब बात थी। दो अच्छी बातें ये कि रूरल एरियाज़ में हेल्थ सर्विसेज बढ़िया रहीं और जो फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता था वो इक्विटेबल रहता था, क्योंकि कॉम्यून सिस्टम फॉलो होता था। लेकिन एक बुरी बात अगर हम देखें वो ये रही कि माओ के कुछ इनिशिएटिव्स तो आए, GLF और ये वो, लेकिन उससे जो पर कैपिटा आउटपुट था वो उतना ही था जो 1950s में था, यानी कि पर कैपिटा आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा था रिफॉर्म से पहले चाइना में। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना। तो चाइना की सरकार इसीलिए सेटिस्फाई नहीं थी माओ के विजन से, और फिर वो 1978 में रिफॉर्म लेकर आ गई। तो सर रिफॉर्म के बाद क्या हुआ? रिफॉर्म के बाद हम कह सकते हैं ठीक है, बेहतरी हुई। कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं अच्छी हुई, एजुकेशन अच्छा हुआ, हेल्थ अच्छे हुए, लैंड रिफॉर्म्स आए, वो चाइना के लिए बढ़िया रहा। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स आए, उससे भी बहुत सारे लोगों को प्रॉस्पेरिटी मिली, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन था लैंड का वो ख़त्म हुआ, सबको थोड़ी थोड़ी ज़मीन यूज़ करने के लिए मिल गई, तो वो भी मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट रहा। तो कुल मिलाकर ये पूरा अप्रेजल आपको लिखना पड़ सकता है अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो। चाइना की इकोनॉमी का अप्रेजल प्री रिफॉर्म और पोस्ट रिफॉर्म ऐसे बनाकर लिखना एग्जाम में, डिट्टो। अच्छा, पाकिस्तान जी, पाकिस्तान का मैंने ऑब्जर्व करा एग्जाम में ज़्यादा पूछा गया है क्योंकि इसमें बड़े कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट्स हैं। पहले तो बताता हूँ क्या कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान में 1980s के दौर में ये देखा गया कि GDP थोड़ा बढ़ रहा है, पॉवर्टी थोड़ा कम हो रही है। फिर 1990s में उनके यहाँ रिफॉर्म आए। अब कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट ये हुआ कि रिफॉर्म आने के बाद ये देखा गया कि उनकी इकोनॉमी में स्लो डाउन भी हुआ और री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी हुई, मतलब कि रिफॉर्म्स आए और गरीबी दूर होने की बजाय उल्टा गरीबी वापस बढ़ने लगी। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है ऐसा क्यों हुआ? तो देखो इसके बहुत से कारण हैं, सारे रीज़न याद रखना आप कीवर्ड्स के साथ। पहला तो ये कि जो उनका एग्रीकल्चरल ग्रोथ था या जो भी उनका एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड बहुत ही कम था और वो मॉनसून पर डिपेंडेंट ज़्यादा था। तो इतना बड़ा रिस्क वो लोग लेते थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर किसी भी टेक्नोलॉजिकल बैकिंग के साथ नहीं काम कर रहा था, वो सिर्फ मॉनसून पर ही डिपेंड होकर काम करता था। दूसरा रीज़न, जो फॉरेन एक्सचेंज थे देश के वो एक्सपोर्ट करके नहीं जनरेट हो पा रहे थे और उनके पास जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था वो सिर्फ पता है कहाँ से आ रहा था? जो पाकिस्तानी वर्कर्स मिडिल ईस्ट में काम करते हैं और वो जो अपने परिवार को रेमिटांस भेज रहे थे, बस वो फॉरेन एक्सचेंज मेनली उनके पास आया करता था। लेकिन एक्सपोर्ट्स करके या बाहर सामान बेच के कोई भी फॉरेन एक्सचेंज उनके यहाँ पर ज़्यादा नहीं आ पा रहा था। तो ये भी एक कारण बना। तीसरा, लोन्स इतने ले लिए फाइनेंशियल डिफिकल्टी के चलते कि वो डेट ट्रैप में फंसने लगे और लोन जब रीपे ही नहीं कर पाएंगे तो डेट और बढ़ता जाएगा। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न था री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी का इन पाकिस्तान। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की इकोनॉमी में रिफॉर्म्स आए, पर रिफॉर्म्स के बाद भी देखा गया कि पॉवर्टी री इमर्ज हुई इन 3 मेन कारणों की वजह से। तो हमसे एग्जाम में यही पूछ लेता है, तो बस ये 3 कारण लिखने हैं मेनली। बाकी इंडिया के बारे में हमें कुछ अप्रेजल करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो हमने पूरे ही अपने सिलेबस में पढ़ ही रखा होता है। यहाँ पर कॉन्क्लूजन्स दे रखे हैं अल्टीमेटली, जो बस आप गो थ्रू भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। हालांकि इसमें सारे वही पॉइंट्स हैं जो हमने टोटलिटी में चैप्टर के अंदर पढ़ लिए कि इंडिया में क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, पाकिस्तान की इकनॉमी कैसे चली और चाइना की इकनॉमी में क्या क्या हुआ और क्या क्या चीज़ें कैसे चली। तो कुल मिलाकर जब आप चैप्टर रिवाइज करो तो शुरू का पोर्शन रखो चाइना की इकनॉमी अलग 5 पॉइंट, पाकिस्तान की इकनॉमी अलग सिमिलर टू इंडिया कट, और दूसरा पोर्शन जो है उसमें कंपैरिजंस हैं तीनों देशों के अलग अलग पैरामीटर्स को लेकर, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर हो, चाहे GDP हो, चाहे वर्कफोर्स के कंट्रीब्यूशन को लेकर हो, या अलग अलग तरीक़ों से कंपैरिजन कर रहे हो। तो ये पूरे चैप्टर में बस आपको याद रखना है।
तो आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। आप कोशिश करना कि ये चैप्टर अभी रिवाइज कर लिया, एक बार टाइम मिले अपनी रिफ्रेशर बुक या एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लो, मेन पॉइंट सारे याद कर लो अभी के अभी, और अंदर की कहानी जो भी हो वो आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, और इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देख लो कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वैसे मैंने इसमें PYQs क्वेश्चन आपको देखकर खुद ही बता देता हूँ, केस बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना है, मस्त रहना है और स्वस्थ रहना है।